नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर पीडीपी की कोर ग्रुप की बैठक आज। फारूक अब्दुल्ला के बयान से बढ़ी सियासी सरगर्मी। कहा बीजेपी प्रस्ताव दे तो गठबंधन पर विचार। प्रधानमंत्री ने की स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत। पहले 3 साल में मिलेगी आय पर कर में छूट। 10,000 करोड़ रुपए का बनेगा कोष। प्रधानमंत्री ने कहा खत्म होगा लाइसेंस राज। जीएसटी पर बड़ी तकरार। राहुल गांधी ने कहा मांगे मानी तो 15 मिनट में पारित हो जाएगा बिल। सरकार की संसद में बहस की चुनौती। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटे। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कहा बढ़ेगी क्षेत्र में शांति और स्थिरता। तेहरान समेत पूरे देश में जश्न का माहौल। और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनी टीम इंडिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में तीसरा वनडे। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया का पहले गेंदबाजी का फैसला। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन के सरकार गठन की अनिश्चितता के बीच आज पीडीपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इसमें पार्टी के आगे के कदम और गठबंधन को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले पीडीपी ने पिछली सरकार के कामकाज की समीक्षा करने और एजेंडा ऑफ अलायंस के अमल के शर्त पर गठबंधन पर फैसला लेने की बात कही थी। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बयान ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आया तो उनकी पार्टी बीजेपी से गठबंधन पर विचार करने के लिए तैयार है। 87 सदस्य जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी के 27, बीजेपी के 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 विधायक हैं। अगर ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो एनसीई वर्किंग कमेटी बुलाएगी और वर्किंग कमेटी में इस पर बहस करेगी। मतलब उसके लिए तैयार है गवर्नमेंट भाजपा के साथ बनाने के लिए? अगर वो ऐसी सूरत बनी तो एनसीई उस पर सोच सकती है। ऐसी बात तो नहीं है कि हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया योजना की शनिवार को शुरुआत की। उन्होंने उद्यमियों को 3 साल तक टैक्स में छूट और वित्तीय सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने समेत कई अहम ऐलान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाइसेंस राज खत्म होगा। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्कीम को सफल बनाने के लिए सरकार नियमों में बदलाव भी करेगी, जिसका खाका बजट सत्र में पेश कर दिया जाएगा। नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया का आगाज कर दिया है। पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्टार्ट इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का नारा दिया था। शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार ने इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक्शन प्लान लॉन्च किया। स्टार्टअप की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने और नए कारोबारियों की सहूलियत के लिए लाइसेंस राज को खत्म कर दिया जाएगा, जिसे इस कार्यक्रम की सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। उन्होंने टैक्स में छूट देने का भी ऐलान किया। We've already worked upon an entrepreneur-friendly taxation regime. There are some steps which can be taken by notifications, which would be taken forthwith. Others require a legislative provision which can only come as a part of the finance bill when the next budget is presented, in order to create a friendly taxation regime for startups. सरकार इस योजना को लेकर भले ही उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि इस कार्यक्रम की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मुंबई में उन्होंने कहा कि देश में असहिष्णुता और स्टार्टअप साथ साथ नहीं चल सकते। Startup mentality requires an ecosystem. It requires not just let's focus on startups. It requires a whole set of ecosystems that allow an entrepreneur to grow. दरअसल सरकार की स्टार्टअप स्कीम के जरिए देश के उन युवाओं को मदद मिलेगी जो खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी पूंजी जुटाने में असमर्थ हैं।
उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए कारोबार शुरू करने वालों के रास्ते में आने वाली हर अड़चन दूर होगी और सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना कामयाब होगी। आने वाले दिनों में सरकार स्टैंड अप इंडिया भी लाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सरकार जीएसटी पर उनकी मांगे मान लेती है तो बिल 15 मिनट में पास हो जाएगा। मुंबई में कार्यक्रम में उन्होंने सरकार पर बातचीत नहीं करने का भी आरोप लगाया। सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को संसद में बिल पर बहस की चुनौती दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मुंबई में मैनेजमेंट छात्रों के सवालों के उत्तर दिए। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 3 मांगे रखी हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग जीएसटी बिल में कर दरों का प्रावधान है। उन्होंने जीएसटी बिल को रोकने के आरोपों का भी खंडन किया। The day these conditions are accepted, the day the condition of a cap on tax is accepted, the day the dispute resolution point of ours is accepted is the day we will pass the GST. It will take 15 minutes. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी ने जीएसटी बिल को पारित नहीं होने दिया था। Mr. Narendra Modi, who was Chief Minister of Gujarat, Manmohan Singh ji had umpteen conversations with the current Prime Minister, and he did not allow GST to pass. सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस को संसद में अपनी शर्तों पर बहस करनी चाहिए। जीएसटी जैसे बिल किसी पार्टी के बिल नहीं है, किसी व्यक्ति के बिल नहीं है। ये देश के विकास से जुड़ा हुआ है, देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है, देश के रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमें लगता है जिद और अहंकार उन्हें नहीं करना चाहिए। और इस तरह का जिद और अहंकार का नतीजा है कि आज कांग्रेस इस हालत में खड़ी हुई है। जीएसटी बिल राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस से आम राय बनाने की कोशिशों के तहत बीते दिनों संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीपीएम नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कांग्रेस को गठबंधन का न्योता दिया है। सिंगूर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए उन्होंने ये बात कही। पीटीआई के मुताबिक भट्टाचार्य ने कहा कि सीपीएम पश्चिम बंगाल के हालात बदल सकती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसके लिए कांग्रेस और दूसरे वाम दल सीपीएम के साथ आए। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के शासनकाल में राज्य का औद्योगिकरण रुक गया है। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया और उद्योगों के बंद होने का ठीकरा पूर्व की सीपीएम सरकार पर फोड़ा। बीजेपी ने मालदा मामले में कल राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वो पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगे। सीपीएम ने पूरी घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है। कोलकाता में बीजेपी ने मालदा की घटना को लेकर प्रदर्शन किया तो दिल्ली में पार्टी नेता राष्ट्रपति से मिले। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि मालदा में कई तरह की विदेश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन राज्य की टीएमसी सरकार इन पर रोक लगाने के बजाय वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इस संबंध में हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा है कि आप अपने स्तर पर गवर्नर से रिपोर्ट बुलाएं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट मांगेंगे तो शायद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरा बांग्लादेश की बाउंड्री के पास वेस्ट बंगाल में हो रही है उसको कहीं न कहीं मदद मिलेगी। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी को राष्ट्रपति से मिलने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी ने दोहराया कि मालदा की घटना सांप्रदायिक ना होकर आपराधिक है। If it's opium smuggling and money across the border, why bring a communal incident? It's a criminal incident. It's a border problem, right? And there's a tension there. But their strategy is to paint everything with a communal brush, especially with 100 odd days left to go for the election. कांग्रेस ने बीजेपी को मालदा पर सियासत नहीं करने की सलाह दी तो सीपीएम ने स्वतंत्र जांच की मांग की। We are fighting on the ground, the left front, in Malda district, elsewhere in the state, that there should be a proper independent inquiry, and also all who were involved in the violence, they should be brought to book. भाजपा वहां जाके सिर्फ राजनीतिक फायदा उसका लेना चाहती है। मालदा में शांति बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए और शांति के प्रयासों में जो लोग बाधा पहुंचाते हैं उनको कतई नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि वहां पे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। 3 जनवरी को मालदा के कलियाचक में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के बयान के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए थे।
इस हिंसा में पुलिस थाने को फूंक दिया गया था और कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। रासुका के तहत कमलेश तिवारी जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट आतंकी हमले पर अपने तेवरों को तल्ख करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की आतंकी घटनाओं से उनका और देश का सब्र टूट रहा है। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी राय भी बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना के जवानों को हनी ट्रैप जैसे मामलों से सुरक्षित रखने के लिए भी सावधानियां बरती जा रही हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पठानकोट आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को तोड़फोड़ जवाब देते हुए कहा है कि भारत बहुत कुछ सह चुका है और ये क्षमता अब खत्म हो गई है। इससे निपटने के लिए अब कड़े कदम उठाने का वक्त है और जल्द ही इसके नतीजे भी दिखाई देंगे। ये होना नहीं चाहिए, ऐसी सह नहीं जा कर सकते, बहुत हो गया। सहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज ए रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई। मनोहर पर्रिकर अगले महीने आने वाले केंद्रीय बजट पर लोगों का नजरिया भांपने और उस पर चर्चा के लिए राजस्थान के 2 दिनों के दौरे पर थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी थे। वहीं 2 दिनों के मुंबई दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर पठानकोट हमले से निपटने के लिए तैयार की गई रणनीति पर सवाल उठाए। The National Security Advisor is dealing directly with the attack. It's not his job. The National Security Advisor's job is strategy, not tactics. There are people who are masters of tactics. They're called the NSG. It's their job. पठानकोट हमले के मद्देनजर सरकार ने सभी सैन्य ठिकानों को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं ताकि जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और सुरक्षा बंदोबस्त और दुरुस्त हो। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बेस का कमांडर जो होता है उसकी होती है। सो उनको सबको अपने अपने एयरफोर्स बेसिस को सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने पड़ोसी मुल्क की तरफ से हो रही जासूसी के मामलों की कड़ाई से निगरानी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी यूनिटों को निर्देश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि भारत को दर्द देने वालों को भी दर्द झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसएफ पठानकोट हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की घुसपैठ के रास्ते का सुराग नहीं जुटा पाई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जांच में जुटी बीएसएफ को अब तक पाकिस्तान सीमा में लगी बाढ़, नदी या फिर जम्मू कश्मीर के रास्ते से आतंकियों के घुसने के सबूत नहीं मिले हैं। पिछले साल जुलाई में दीनानगर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के रास्ते का भी पता नहीं चल पाया है। जांच टीम अगले हफ्ते बीएसएफ महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट देगी। पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में एनआईए आज एसपी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है। कुडनकुलम परमाणु बिजली घर की पहली यूनिट ऑपरेशन वजहों से बंद की गई। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इन खबरों को गलत बताया कि यूनिट को राजनीतिक वजहों से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि कुडनकुलम की दूसरी इकाई मार्च तक शुरू हो जाएगी। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी तमाम जानकारियां अब आपको दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर की इस गैलरी से मिल जाएंगी। इसका मकसद परमाणु ऊर्जा से जुड़ी तमाम तरह की गलत फहमियों को दूर करना है। शनिवार को परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कुडनकुलम परमाणु बिजली घर से जुड़ी चिंताओं को भी खारिज किया। We are going to start it in this month itself, in the month of January. And at the same time, in addition to that, let me also share with you that the second unit of phase 1 of the Kudankulam will start in next few months, maybe in next 2 or 3 months. हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर में परमाणु ऊर्जा से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां हैं। पहले दिन इसे देखने बड़ी तादाद में बच्चे भी पहुंचे। I am feeling very good after coming here because this gallery is very inspiring. We got to know about many things like thermal power plants, nuclear power plants, which have been set in India right now. इस तरह की गैलरी मुंबई और चेन्नई में पहले से है और इसका मकसद लोगों को परमाणु ऊर्जा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस सांसद मिथुन रेड्डी को एक एयरपोर्ट अधिकारी से मारपीट के मामले में शनिवार रात चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मामला नवंबर 2015 का है।
जिसमें सांसद पर एयर इंडिया के मैनेजर को थप्पड़ मारने का आरोप है। मिथुन रेड्डी का कहना है कि अपने रिश्तेदारों को दिल्ली की फ्लाइट में नहीं बैठने देने से वो नाराज थे। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। हरियाणा में आज पंचायत चुनाव के दूसरे दौर का मतदान चल रहा है। इसके लिए 7,269 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आज 44 ब्लॉक में पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य पद के लिए शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 9,376 पदों के लिए 25,404 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव में 37 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। मध्य प्रदेश में ट्रेन में बीफ के शक में मुस्लिम दंपति के साथ मारपीट करने वाले गौरक्षा समिति के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी पर समिति के नेता ने हरदा एसपी को फोन के जरिए धमकी दी है। दोनों के बीच हुई इस बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है। इस ऑडियो में राज पुरोहित उर्फ टाइगर ने पुलिस पर दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फिलिस्तीन और इजराइल की 2 दिन की यात्रा पर तेल अवीव पहुंच गई हैं। वो आज रामल्ला में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और विदेश मंत्री रियाद अल मालकी से मुलाकात करेंगी। साथ ही वो भारत के सहयोग से बने फिलिस्तीन डिजिटल लर्निंग एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगी। इसके बाद सुषमा स्वराज तेल अवीव लौटेंगी और इजराइल के शीर्ष नेताओं से मिलेंगी। सुषमा स्वराज की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस साल होने वाली इजराइल यात्रा की तैयारी के सिलसिले में हो रही है। लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे ईरान को बड़ी राहत मिली है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए हैं। ऑस्ट्रिया के वियना में आईएईए के मुख्यालय में ये घोषणा की गई। यूरोपीय संघ ने कहा है कि ईरान से प्रतिबंध हटने से मध्य पूर्व स्थिरता बढ़ेगी, तो वहीं अमेरिका का मानना है कि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुख्यालय में हुई कई दौर की बातचीत के बाद ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया गया। ये घोषणा आईएईए की इस बात की पुष्टि के बाद की गई है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को धीमा करने का वादा पूरा किया है। अमेरिका ने प्रतिबंध हटाने को ईरान की अर्थव्यवस्था के हित में बताया, जबकि यूरोपीय संघ के मुताबिक इससे मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बढ़ेगी। I want to thank the IAEA and Director Amano for their significant efforts in this regard, and I know that he will go tomorrow to Tehran to begin the process of the full implementation. As Iran has fulfilled its commitments, today multilateral and national economic and financial sanctions related to Iran's nuclear program are lifted in accordance with the JCPOA. वहीं ईरान ने खुद पर लगे प्रतिबंध हटने पर खुशी जाहिर की है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। این یک پیام قاطع و امیدوار کننده است که جامعه بین المللی میبایست در تلاش‌هایمان برای ساختن جهانی امن‌تر مد نظر داشته باشد. متشکرم. Thank you very much. 6 महीने पहले जर्मनी की मौजूदगी में ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बीच परमाणु समझौता हुआ था, जिसमें कई शर्तों के साथ ये सुनिश्चित किया गया था कि ईरान अपने परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए नहीं करेगा, जिस पर ईरान ने सहमति जताई थी। हालांकि ईरान परमाणु बम बनाने की बात से हमेशा इनकार करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया के देर एज़ोर में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के हमलों में 135 लोगों की मौत हुई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक तेल से भरपूर देर एज़ोर शहर के 60% इलाकों पर आईएस ने कब्जा कर लिया है और वो पूरे शहर पर कब्जे के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 16 आतंकियों को मार गिराया था। इस बीच इस्लामिक स्टेट को पीछे हटाने के लिए लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। और बात करते हैं खेल की दुनिया की। करीब 5 साल बाद टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका के इंग्लैंड के साथ 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के चलते भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है। अब भारत के 110 रैंकिंग पॉइंट हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया दूसरे और दक्षिण अफ्रीका तीसरे पायदान पर है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ होने जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में जीतकर भारत से नंबर 1 का ताज जल्द ही छीन सकती है।
दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने 3-0 से घरेलू टेस्ट सीरीज पर जीत हासिल की थी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरा वनडे मेलबर्न में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारत ने अब तक 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए हैं। सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को ये मैच हर हाल में जीतना ही होगा। पहले 2 मैचों में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने काफी निराश किया। 5 मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मैच में 300 से ज्यादा का स्कोर करने के बाद भी टीम इंडिया को हार मिली। सीरीज में अपनी चुनौती बनाए रखने के लिए धोनी की अगुवाई वाली टीम को तीसरे मैच में जीत हासिल करनी ही होगी। मुंबई में आज मैराथन दौड़ शुरू हो गई है, जिसमें करीब 40,000 लोग शामिल हैं। इस मैराथन में खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों समेत कई क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। धावक को सीएसटी के बांद्रा सी लिंक तक 21 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। विश्व पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन है। अगर आप पुस्तकों के सागर में गोता लगाना चाहते हैं तो प्रगति मैदान जाकर इस मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। मेले में इस बार बच्चों में किताबें खरीदने का खासा उत्साह दिख रहा है। विश्व पुस्तक मेले के हॉल नंबर 14 में दाखिल होते ही आपका सामना बच्चों से जुड़ी तरह तरह की किताबों से होगा। यहाँ बच्चे अपनी मनपसंद किताबें खरीदते नजर आते हैं। बच्चों का कहना है कि एक जगह पर ही उन्हें उनकी पसंद की किताबें मिल रही हैं। मैंने बहुत सी नई नई बुकें देखी हैं यहाँ पे, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, जैसे वो डायनासोर्स के बारे में लिखा होता है यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक अकबर बीरबल वाली और एक विक्रम बेताल और एक चुटकुले वाली और एक गिल्ली डंडा वाली और एक पतंग वाली। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है और जो किताबों में साइंटिस्ट हैं, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं उनकी जैसे बनूं। माना जाता है कि इंटरनेट के युग में बच्चों में किताबों की लोकप्रियता खत्म हो रही है, लेकिन बच्चों की भीड़ इसे गलत बता रही है। अभिभावक भी बच्चों को किताबों की तरफ मोड़ रहे हैं। जो मज़ा एक नई किताब खोल के पढ़ने में है, वो आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल पे पढ़ने में, वो पन्ने पलटने के मज़ा तो आता नहीं है। रेगुलर एक हैबिट है कि जी न्यूज़पेपर आता है पर पढ़ना नहीं है, क्योंकि सारी न्यूज़ आपको मोबाइल पे मिल जाती है। 9 जनवरी से शुरू हुआ पुस्तक मेला आज खत्म हो रहा है। इस बार पाठकों की भीड़ देखकर प्रकाशक और आयोजक दोनों उत्साहित हैं। विश्व पुस्तक मेले में उमड़ी भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोबाइल, टैबलेट्स और इंटरनेट के ज़माने में भी किताबों के प्रति प्रेम लोगों का घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। कैमरामैन सुशील के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन की आज पुण्यतिथि है। हिंदी और बांग्ला की कई फिल्मों में अभिनय करने वाली सुचित्रा की अदाकारी आज भी लोगों के जहन में है। आइए नजर डालते हैं उनके सुनहरे फिल्मी सफर पर। जिंदगी दे नहीं सकते तो खत्म करने वाले कौन होते हो तुम जिंदगी जैसी अनमोल चीज को खिलौना समझते हो। तुम्हारे दिल नहीं, तुम इंसान नहीं, जानवर हो। मोहक मुस्कान की मलिका सुचित्रा सेन ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की। उनकी पहली फिल्म थी शेष कोठई। सुचित्रा सेन ने हिंदी में 7 फिल्में की। बिमल रॉय के निर्देशन में बनी देवदास उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें सुचित्रा सेन ने पारो का किरदार निभाया। क्यों ना हो, तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। 1975 में आई उनकी फिल्म आंधी। इस फिल्म में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। बांग्ला में सुचित्रा सेन ने 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उत्तम कुमार के साथ उनकी जोड़ी ने फिल्मी पर्दे पर धूम मचा दी। उत्तम कुमार के साथ उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, जिनमें अग्नि परीक्षा, गृह प्रवेश और चंद्रनाथ शामिल हैं। खुली हवा में डोले रे, आज मेरा मन बोले रे, दिल की बहार लेके आएगा सावरिया। 17 जनवरी 2014 को सुचित्रा सेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इससे पहले वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में
कई स्वर्णिम अध्याय लिख चुकी थीं। 1972 में उन्हें पद्मश्री मिला, जबकि मरणोपरांत फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। संवाद, अदायगी और बेहतरीन अभिनय सुचित्रा सेन को हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर पीडीपी की कोर ग्रुप की बैठक आज। फारूक अब्दुल्ला के बयान से बढ़ी सियासी सरगर्मी, कहा बीजेपी प्रस्ताव दे तो गठबंधन पर विचार। प्रधानमंत्री ने की स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, पहले 3 साल में मिलेगी आय पर कर में छूट, 10,000 करोड़ रुपए का बनेगा कोष। प्रधानमंत्री ने कहा खत्म होगा लाइसेंस राज। जीएसटी पर बढ़ी तकरार, राहुल गांधी ने कहा मांगे मानी तो 15 मिनट में पारित हो जाएगा बिल। सरकार की संसद में बहस की चुनौती। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटे, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कहा बढ़ेगी क्षेत्र में शांति और स्थिरता। तेहरान समेत पूरे देश में जश्न का माहौल। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनी टीम इंडिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में तीसरा वनडे, टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया का पहले गेंदबाजी का फैसला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और आगे आप देख सकते हैं खास कार्यक्रम गुफ्तगू। नमस्कार।